पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है, हमारे पास टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 नहीं। 8 कॉन्टिनेंट्स है। क्या बात कर रहे हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अब जीलैंडिया। क्या बात कर रहे हैं बाबा? दयार 1990s के दौरान साइंटिस्ट ने एक अजीब चीज नोटिस किया कि न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया के नीचे एक लार्ज सबमर्ज लैंडमास है जो समुंदर के नीचे छुपा हुआ है। पहले लोगों ने सोचा था कि बस ये एक कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट होगा, लेकिन बाद में जब इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो एक कहानी सामने आई। द ईयर 2000s में साइंटिस्ट ने इस रीजन का जियोलॉजिकल डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि यह लैंडमास, जिसे जीलैंडिया नाम दिया गया, इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के फीचर्स है जो हमें कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलता है। मतलब ये एरिया प्लेन्स, प्लेट्यू और कॉन्टिनेंटल शेल्फ से बना है जो टाइपिकली ओशियनिक क्रस्ट से काफ़ी अलग है। मेनली कॉन्टिनेंट्स ग्रेनाइट रॉक से बनते हैं और सरप्राइजली न्यूजीलैंड के नीचे जो छुपा हुआ लैंडमास था वो ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है जो वोल्केनिक बेसाल्ट रॉक से बिल्कुल अलग है जो आपको समुंदर के नीचे मिलता है। यानी कि ये कन्फर्म एक कॉन्टिनेंट्स है। इवन पॉसिबली ये पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा हो सकता है। ईयर 2017 में जीएसए टुडे जर्नल में एक पेपर पब्लिश हुआ जिसने जीलैंडिया को एक कॉन्टिनेंट डिक्लेयर किया। इस पेपर में साइंटिस्ट ने कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किया जो जीलैंडिया को एक कॉन्टिनेंट डिक्लेयर किया जाता है। पहला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा वेल डिफाइंड एरिया और तीसरा सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स कॉन्टिनेंट बाय सिग्निफिकेंट वाटर बॉडीज। लेकिन इतने बड़े जमीन के टुकड़े के साथ आखिर वो कौन सा घटना घटी थी कि वो कम्प्लीटली समुंदर के नीचे था और एक छोटा सा हिस्सा न्यूजीलैंड पानी के ऊपर था? वेल फ्रेंड्स, जीलैंडिया का राज समझने के लिए हमें समय के पीछे जाना पड़ेगा, यानी कार्बोनिफेरस पीरियड में, जब अर्थ पर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम दिया पेंजिया। यह कहानी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में बात किया था, यानी कि बिग बैंग से लेकर अर्थ के जर्नी तक। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे धरती पर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बनी है। अल्फ्रेड विग्नर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की मदद से हम यही समझने की कोशिश करेंगे। बात है 18th सेंचुरी के अंत में और 19th सेंचुरी की शुरुआत में काफ़ी सारे जियोग्राफर, जियोफिजिसिस्ट और जियोलॉजिस्ट थे जिनके दिमाग में यह सवाल आया, आज जो धरती पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स और ओशन है इसका ओरिजिन और इवोल्यूशन कैसे हुआ। यह एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दिया। सबसे पहले लॉर्ड केल्विन ने अपना गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था और बाद में लोथेन ग्रीन ने टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस दिया। इन दो थ्योरी को कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी भी कहते हैं। फिर एफ.बी. टेलर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था और बाद में अल्फ्रेड विग्नर ने भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया। लेकिन अल्फ्रेड विग्नर ने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया इसमें बहुत सारे फेलियर्स थे और इन फेलियर्स को दूर करने के लिए बाद में दो और थ्योरीज आया, एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और दूसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग। टोटल 6 थ्योरी दिया था अलग अलग लोगों ने। सभी ने एक ही प्रयास किया कि किस प्रकार से डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बनी है, किस प्रकार से माउंटेन्स बनी है। अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन मेटीरियोलॉजिस्ट और जियोफिजिसिस्ट थे, लेकिन प्राइमरीली वो एक मेटीरियोलॉजिस्ट थे। बाद में उन्होंने अलग अलग फील्ड में काम किया। उन्होंने अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का कंसेप्ट दिया 1912 में, लेकिन वो पब्लिश हुआ 1922 में जब इनकी बुक डाई एंस्टेहुंडर कॉन्टिनेंटी एंड ओशियनी पब्लिश हुआ। मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है, जब अल्फ्रेड विग्नर ने अपना काम शुरू किया उनका ओरिजिनल सिद्धांत कुछ और ही था। इनका बेसिक पर्पस था पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है थ्रू आउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो एक्सप्लेन करना था, लेकिन दे दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उन्होंने कहा एक ही लैंडमास पर अलग अलग स्थान पर जो अलग अलग क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है वो 2 वजह से हो सकता है। पहला उन्होंने बताया हो सकता है कॉन्टिनेंट स्टेशनरी रहा होगा और जो क्लाइमेटिक जोन है वो शिफ्ट किया होगा। दूसरा रीज़न उन्होंने बताया हो सकता है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किया होगा और जो क्लाइमेटिक जोन है वो फिक्स्ड रहा होगा। अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी इस थियोरी को समझाने के लिए उन्होंने एडवर्ड स्विज का 3 लेयर मॉडल का कंसेप्ट लिया। उन्होंने इस थ्योरी में बताया हमारा धरती 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर से बनी है। पहला लेयर सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा नीफे। सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो ओशियनिक क्रस्ट है,
और निफे यानी कि निकल और आयरन जो कोर वाला हिस्सा है। एडवर्ड स्विज ने अपने 3 लेयर मॉडल में बताया सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है, यानी कि जो कॉन्टिनेंट है वो ओशन के ऊपर तैर रहा है। एल्फ्रेड वेगनर ने एडवर्ड स्विज का इस 3 लेयर मॉडल को अच्छे से बिलीव किया और अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। आज से 300 मिलियन ईयर पहले यानी कि कार्बोनिफेरस पीरियड में हमारे धरती पर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम दिया पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट, और सराउंडिंग में वाटर मास था जिसका नाम दिया पांतालसा। लाखों सालों बाद मतलब मेसोजोइक एरा में वेरियस फोर्सेस की वजह से पेंजिया टूट के 2 भागों में भाग हो गया था, एक नॉर्थ में और दूसरा साउथ में। नॉर्थर्न पार्ट्स का नाम दिया था लोरेशिया या अंगारालैंड और साउथर्न पार्ट्स का नाम दिया था गोंडवानालैंड, और बीच में एक जियोसिंक्लाइन ने दोनों पार्ट्स को सेपरेटेड किया जिसका नाम दिया था थेथिस सी, जहां आज हिमालयन माउंटेन रेंजेस है। बाद में इन दोनों कॉन्टिनेंट्स 2 और डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ, एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। अब सवाल ये उठता है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग के पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल था। ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ रोटेशनल फोर्स की वजह से लोरेशिया नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ था और टाइडल फोर्स की वजह से अंगारालैंड वेस्टवर्ड डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ था। उस टाइम मून अर्थ के बहुत करीब था। एल्फ्रेड वेगनर ने अपने थियरी को प्रूफ करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एविडेंस दिए जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को सपोर्ट करता है। पहला एविडेंस द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, जिसको हम जिग्सो फिट भी कहते हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप पर नजर डालें तो अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट और साउथ अमेरिका की ईस्ट कोस्ट आपस में फिट बैठता है, दूसरी तरफ इंडिया, मदागास्कर और ईस्ट अफ्रीका आपस में फिट बैठता है। तो ये जिग्सो फिट क्लियरली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को सपोर्ट करता है। दूसरा एविडेंस रॉक ऑफ द सेम एजेस अक्रॉस द ओशन। जैसे हम कार्बन डेटिंग मेथड से किसी फॉसिल का एज पता लगता है, वैसे और एक मेथड है रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। इस मेथड से हमें पता चलता है कि अटलांटिक ओशन के दोनों किनारों पर जितने भी चट्टानें मौजूद है वह सेम प्रकार और सेम एज की भी है, और जो माउंटेन रेंजेस की रॉक्स टाइप और एज वो भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट और कनाडा की एपालेंचेस माउंटेन रेंजेस ईस्टर्न ग्रीनलैंड, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्वे में माउंटेन रेंजेस की तरह है। तब विज्ञान ने कंक्लूड किया यह सब साथ में फॉर्म्ड हुआ था और बाद में जब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुआ तो यह सब अलग हुआ। उसके अलावा साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कोस्ट में जो ओल्ड मेरीन डिपॉजिट पाया जाता है वह जुरासिक एज की है। इसका मतलब इससे पहले ओशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तीसरा एविडेंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। विलुप्त पौधों और जानवरों के एक ही प्रजाति के एंशिएंट फॉसिल एक ही उम्र के चट्टानों में पाया जाता है, लेकिन जिस कॉन्टिनेंट पर है वह अब व्यापक रूप से अलग हो गई है। तब विज्ञान ने प्रपोज किया जीव साथ साथ रहते थे, लेकिन उनके मरने के बाद जब फॉसिलाइज हुआ तब लैंड अलग हो गई थी। उन्होंने सजेस्ट दिया जीव ओशन क्रॉस करने में सक्षम नहीं होंगे। फार्न ग्लॉसोप्टेरिस बीज की फॉसिल इतनी भारी थी कि इन्हें हवा के द्वारा इतने दूर ले जाना संभव नहीं था। मेसोसोरस एक स्विमिंग रेप्टाइल था, लेकिन वह सिर्फ फ्रेश वाटर में ही तैर सकता था। साइनोग्नेथस और लाइस्टोसोरस लैंड रेप्टाइल था, लेकिन वह तैर नहीं सकता। चौथा एविडेंस टीलेट डिपॉजिट। टीलेट डिपॉजिट एक सेडिमेंटरी रॉक है जो ग्लेशियर डिकम्पोज होकर निकलते थे। एंशियंट ग्लेशियर के द्वारा चढ़े गए रॉक डिपॉजिट आज इक्वेटर के पास डिफरेंट कॉन्टिनेंट पर पाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि ग्लेशियर या तो समुद्र के बीच बनी है या फिर पृथ्वी के अधिकांश हिस्से को कवर किया है। तब विज्ञान का मानना था कि ग्लेशियर साउथ पोल के पास साउथर्न लैंड पर केंद्रित थे। आज के दिन कोरल रीफ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में पाया जाता है, लेकिन एंशियंट कोरल रीफ उन जगहों पर पाया जाता है जहां आज बहुत ठंड है। अभी तक मैंने जितने भी एविडेंसेस बोला है, इन सब एविडेंस ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को अच्छे से सपोर्ट करता है, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में बहुत सारे फेलियर्स भी है। पहला फेलियर एल्फ्रेड वेगनर ने यह एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों मेसोजोइक एरा में कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग की शुरुआत हुई, इससे पहले क्यों नहीं। दूसरा फेलियर, उन्होंने कभी ओशन की कंसीडर नहीं किया, सिर्फ कॉन्टिनेंट के बारे में एक्सप्लेन किया। तीसरा फेलियर, ये थियोरी रियलिस्टिक नहीं है, जनरलिस्टिक है। मतलब एल्फ्रेड वेगनर ने जितने भी प्रूफ दिया वह सभी एजम्पशन के ऊपर हेवीली डिपेंड्स है। नंबर 4, कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्टिंग के पीछे जितने भी फोर्स का कारण बताया गया, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और टाइडल फोर्स, यह सब फोर्स इतना वीक है कि कॉन्टिनेंट का मूव होना इम्पॉसिबल है। नंबर 5,
मॉडर्न थियोरी जैसे प्लेट टेक्टोनिक थियोरी पेंजिया का एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया, लेकिन कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्टिंग डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया। इन सब फेलियर को दूर करते हुए बाद में दो थियोरीज दिया, प्लेट टेक्टोनिक थियोरी और दूसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियोरी। नेक्स्ट किसी वीडियो में इन दो थियोरी के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्ट हो तो नीचे कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।